नमस्कार और आप देख रहे हैं द ग्लोबल वॉरियर। आज एमपी बोर्ड 12वीं का पॉलिटिकल साइंस का पेपर था और आज हम करते हैं पेपर का एनालाइज कि पेपर कैसा रहा, क्या क्वेश्चन है, आप मिला लीजिएगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, हु वॉज द महाराजा ऑफ मणिपुर एट द इंडिपेंडेंस। आज़ादी के समय मणिपुर के महाराजा कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, महाराजा बोध चंद्र सिंह। जो महाराजा बोध चंद्र सिंह थे वो आज़ादी के समय क्या थे? महाराजा थे। कहाँ के? मणिपुर के। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें, हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। जो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, यानी कि ऑप्शन नंबर थ्री, ट्राइगी ली। जो ट्राइगी ली था ये क्या थे? हमारे यूनाइटेड नेशन के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे। थर्ड क्वेश्चन दे रखा, हु वॉज द प्लानर ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान का प्लानर कौन था? सही उत्तर इसका पीसी महानालोबिस। पीसी महानालोबिस जो व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया था? तीसरा पंचवर्षीय योजना जो थी उसको तैयार किया था। चौथा क्वेश्चन दे रखा है ऑप्शन डी वाला, और वो दे रखा है, हु वॉज मेड द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम नॉन कांग्रेस पार्टी फ्रॉम 1977 टू 1979। 77 से लेके 1989 तक देश का पहला नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन था? किसे बनाया गया था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है, मोरारजी देसाई। जो मोरारजी देसाई थे वो क्या थे? देश के पहले नॉन कांग्रेस गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जो इमरजेंसी के बाद बने थे। क्वेश्चन नंबर ई है वाला, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी रशिया के अंदर बनी थी, मतलब रशिया मीन्स यूएसएसआर के अंदर बनी थी, उसके फाउंडर कौन थे? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है व्लादिमीर लेनिन जो थे, व्लादिमीर लेनिन जो थे वो क्या थे? बोल्शेविक पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी रशिया के अंदर, उसके क्या थे? यूएसएसआर के अंदर उसके पहले अध्यक्ष थे, फाउंडर थे मतलब। क्वेश्चन नंबर एफ है आपका, आसियान वॉज स्टैब्लिश्ड। जो आसियान था वो कब बना? तो ऑप्शन नंबर सेकंड, 1967 में आसियान बना था, है ना। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव के बाद जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं हम। पहला दे रखा आपको, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द नंबर ऑफ नेटिव प्रिंस स्टेट्स वॉज। कितने थे? तो 562, और कहीं पर आपको 565 भी मिलेगा, है ना। तो 562 थे, कहीं पर आपको 565 मिलेगा। कॉल फॉर द टोटल रिवोल्यूशन वॉज गिवन बाय जयप्रकाश नारायण बिहार। इसमें क्या जाएगा? जेपी जयप्रकाश जो नारायण थे उन्होंने क्या किया था? टोटल रिवोल्यूशन का नारा दिया था बिहार के अंदर। इंडिया हैड सेंड पीस कीपिंग फोर्स टू श्रीलंका इन। इंडिया ने श्रीलंका में शांति जो दूत सेना थी वो कब भेजी थी? तो भेजी थी 1987 में राजीव गांधी के द्वारा। तो 1987 आ जाएगा। द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया वॉज। रशिया के पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन थे? तो बोरिस येल्टसिन जो थे। कौन? बोरिस येल्टसिन जो थे वो क्या थे? पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। कहाँ के? रशिया के। आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर बने थे। नेक्स्ट देखो, इंडिया हैड साइन दी क्योटो प्रोटोकॉल इन। इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल को कब साइन किया था? तो इंडिया ने जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसे साइन किया था 26 अगस्त 2002 को। कब किया था? 26 अगस्त 2002 में किया था, है ना। और लास्ट, द फेमस नेम ऑफ गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन जो है उसका फेमस नाम क्या है? तो अमूल। क्या है? अमूल जो है वो क्या इसका सबसे फेमस नाम है। अब आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर जिसका जो है सत्य सत्य, ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स हम देखते हैं। पहला दे रखा है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वॉज स्टैब्लिश इन 1957। बिल्कुल सही, ट्रू है ये, बिल्कुल। सेकंड दे रखा आपको, द चेयरमैन ऑफ द स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन 1953 वॉज जस्टिस फजल अली। बिल्कुल सही, ये भी सही है, ये भी ट्रू है। थर्ड दे रखा है सी वाला, द इंडियन आर्मी लिबरेटेड गोवा इन 1961 थ्रू मिलिट्री एक्शन। बिल्कुल सही, गोवा को मिलिट्री एक्शन के द्वारा ही 1961 में आज़ाद कराया गया था पुर्तगीज से। डी दे रखा है, द ग्लोबल वार्मिंग कुड कॉज कैटलिज्म। बिल्कुल, जो ग्लोबल वार्मिंग है
ये क्या कर सकती है, प्रलय ला सकती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो क्या होगा आपका, आइस मेल्ट होगा, आइस मेल्ट होगा तो सी लेवल बढ़ेगा तो प्रलय आ जाएगी। ई वाला है द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज लोकेटेड इन काठमांडू। बिल्कुल काठमांडू में ही क्या है, सार्क का हेडक्वार्टर है नेपाल के अंदर। सही है। और एफ दे रखा आपको द फ्लैग ऑफ द यूरोपियन यूनियन हैज़ 10 ईयर्स ऑफ ग्रेन। बिल्कुल सही है। जो यूरोप का फ्लैग है, सॉरी जो आशियन का यूरोपियन झंडे का जो है वो बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो जो ई वाला दे रखा है आपको कि जो यूरोपियन यूनियन जो है उसका जो फ्लैग है उसमें 10 ईयर्स ऑफ ग्रेन है, ये गलत है क्योंकि यूरोपियन यूनियन का नहीं बल्कि आशान का है। का है, आशान का है। तो ए बी सी डी ई जो है ये सब ट्रू है, लेकिन जो आपका एफ है वो क्या है, फॉल्स है। क्योंकि जो 10 ईयर्स ऑफ ग्रेन है, जो अनाज की बालियाँ है, वो जो 10 बालियाँ वो यूरोपियन यूनियन के में नहीं बल्कि आशान के फ्लैग में है। इसमें 12 गोल्ड स्टार है। तो ये याद रखना, ऑप्शन जो आपका ट्रू एंड फॉल्स का जो एफ वाला क्वेश्चन है वो क्या है, गलत है, फॉल्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, सही जोड़ी क्या है, सही जोड़ी, मैच द फॉलोइंग। देखते हैं हम। तो देखो पहला दे रखा है द अर्थ समिट इन द रियो दी जेनेरियो। अर्थ समिट कब हुई थी, तो अर्थ समिट हुई थी 1992 में, यानी फर्स्ट का ई है वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, भारत ने पहला परमाणु का परीक्षण कब किया था, 1974 में। इंडियाज ग्लोबलाइजेशन 1991, भारत का विस्फोटन कब हुआ था, 1991 में हुआ था। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बांग्लादेश बाय इंडिया, भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दी थी, 1971 में दी थी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, तो ये अप्रैल 1949 में बना था। ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, तो लास्ट आपको बचा है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये हो गया, यानी कि क्या हो गया इसका आंसर आपका, तो आप देख लीजिएगा। फर्स्ट का आपका हो गया 1992 यानी ई। सेकंड वर्ल्ड एड्स डे का हो गया आपका एफ, 1 दिसंबर। थर्ड इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट का हो गया आपका डी, 1974। फोर्थ इंडियाज ग्लोबलाइजेशन का हो गया आपका सी, 1991। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बांग्लादेश बाय इंडिया यानी फिफ्थ का हो गया आपका जी, 1971। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी सिक्स्थ का आपका हो गया अप्रैल 1949 यानी कि ए। और लास्ट ह्यूमन राइट्स डे यानी कि सेवंथ का हो गया आपका 10 दिसंबर यानी कि बी। तो ये मिला लेना आप। अब आपका आ गया 1 वर्ड में आंसर आपको देना है, एक वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। तो एक वाक्य में उत्तर वाले हम देख लेते हैं, 1 वर्ड्स में देख लेते हैं, 1 सेंटेंस में। पहला आपको दे रखा है इराक हाईजेक कुवैत टू कैप्चर विच सोर्सेस। ऑयल आ जाएगा, क्या जाएगा, ऑयल के लिए, कच्चे तेल के लिए, है ना, क्रूड ऑयल वगैरह जो होता है उसके लिए। बी दे रखा आपको व्हाट इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर आपका हो जाएगा अनटचेबिलिटी, छुआछूत को रोकता कौन सा, अनुच्छेद 17 पर बैन लगाता है। सी है आपका हु वॉन द 1969 प्रेसिडेंट इलेक्शन, इंडियन प्रेसिडेंट इलेक्शन। 1969 का राष्ट्रपति का चुनाव, भारतीय राष्ट्रपति चुनाव कौन जीता था। इसका राइट आंसर होगा वीवी गिरी। कौन जीते थे, वीवी गिरी जीते थे, नीलम संजीवन रेड्डी हार गए थे। डी आपका हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी विच अपोज टू द इमरजेंसी कांग्रेस लीडर इन 1971। 1971 में कांग्रेस पार्टी के वो नेता जो इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे इंदिरा गांधी का, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, जिसका नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जिसका नाम था जगजीवन राम। क्या था, जगजीवन राम जो थे वो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के अध्यक्ष चुने गए थे। ई दे रखा आपको व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग होता है फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल्स, आइडियाज़ वगैरह वगैरह, है ना। तो ये है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और जी दे रखा आपको व्हाट इज आशान वे। आशान वे क्या है, तो आशान वे इज़ द ऑफिशियल एंथम ऑफ आशान। आशान जो संगठन है उसका ऑफिशियल एंथम है, गान है, वो क्या है, आशान वे है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने देखा। अब क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने देखा, मैच द फॉलोइंग और 1 वर्ड के आंसर हमने देख लिए हैं, और ओटी जिसे आप कहते हैं वो देख लिए हैं।
अब थोड़ा सा हम एक बार जल्दी में क्वेश्चन नंबर समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट वाज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था भैया? तो इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी के दौरान में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और इसमें इंदिरा गांधी ने प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी थी। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री के इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। फंडामेंट तो ये सब रहा है। इसके तहत इंदिरा गांधी ने टेन्यूर और लोकसभा भी क्या किया था, बढ़ा दिया था। लोकसभा कार्यकाल बढ़ाया था 1 साल के लिए। आपातकाल के 2 सबक, बिल्कुल ये क्वेश्चन है आपको, इमरजेंसी के 2 सबक दिखाने हैं। हमने इसमें क्या समझा था? हमने एक तो हमने देखा था कि देश के लिए डिक्टेटरशिप ठीक नहीं होती है। हमने दूसरा देखा था फंडामेंटल राइट जो हमारा है उसकी वैल्यूज़ क्या होती है। और हमने देखा था प्रेस कितना रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी के अंदर। तो ये सब हमने इससे सीखा था। इससे क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा आपको, आपातकाल लगाते समय केंद्र सरकार ने कौन से तर्क दिए थे? कोई 2 लिखिए। मतलब आर्ग्यूमेंट्स बताने हैं आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब इम्पोज किया था इमरजेंसी तो क्या आर्ग्यूमेंट दिए थे? कोई 2 बताने हैं। तो देखो, पहला आर्ग्यूमेंट दिया था उन्होंने कि देश के अंदर क्या है, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है इसलिए। और दूसरा क्या कर रहा है कि जो चुनी हुई सरकार इलेक्टेड गवर्नमेंट है उससे अपोनेंट जो है वो काम नहीं करने दे रहा है, रोज रोज उसमें बैरियर्स डाल रहे हैं। तो ये सारे उन्होंने डाला था। और तीसरा, इस समय देश के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ भी ऐसी हो रही थी तो इन सब के फाइनेंशियल वगैरह प्रॉब्लम, तो इन सब का कारण था। प्रेस की आज़ादी पर रोक, प्रेस सेंसरशिप से क्या समझते हैं? व्हाट इज़ मीन बाय प्रेस सेंसरशिप ऑन प्रेस, क्या समझते हैं आप? तो देखो क्या है, प्रेस सेंसरशिप का मतलब होता है कि जो प्रेस होती है यानी जो मीडिया है, मीडिया वही काम करे जो सरकार कहेगी, यानी सरकार की विदाउट परमिशन के मीडिया कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकता। यानी जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उस पर क्या लगा दी गई थी? रोक लगा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है और वो दे रखा है आपको, भारत के किस क्षेत्र का 7 बहनें कहा जाता है? विच रीजन ऑफ इंडिया इज नोन एज 7 सिस्टर्स। जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट से उन्हें क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर कहा जाता है। आपका मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, नागालैंड है और आसाम है। इनसे मिलकर क्या बनता है? आपका 7 सिस्टर बनता है। आसू का फुल फॉर्म क्या है? तो आसू है ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन। क्या है? ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, है ना। व्हाट वाज मंडल कमीशन। मंडल कमीशन क्या है? तो मंडल कमीशन क्या है? 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसने बनाया था। बीपी मंडल की लीडरशिप में इसका काम था ओबीसी जातियों को आइडेंटिफाई करना और उनके लिए रिकमेंडेशन के बारे में बात करना। तो ये आपको याद रखना। और इसने अपनी रिकमेंडेशन 1980 उसमें दी थी। बाद में 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी तो उन्होंने इसकी रिकमेंडेशन को लागू किया था। गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं? देखो, अलायंस पॉलिटिक्स का मतलब है जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्या नहीं मिलता हो, मेजोरिटी नहीं मिलती हो, तो 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी साथ आकर क्या बनाती हो? एक अलायंस बनाती हो। उस हम क्या बोलते हैं? अलायंस की राजनीति, गठबंधन की राजनीति बोलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग प्रकार का है तो इससे आप छोड़ सकते हैं क्योंकि आर में दे रखा है। इससे अच्छा क्वेश्चन है, राइट टू रीजन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो एक तो क्या था सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन? इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। और दूसरा, सोवियत यूनियन जो वेलफेयर का काम करना था उसकी वजह क्या कर रहा था? बहुत ज़्यादा आर्म रेस में उलझा हुआ था। तो सारे कारण थे ना। और रशियन जो डोमिनेंस था अदर स्टेट्स पे, वो भी बड़ा इसका रीज़न था। करप्शन इनसाइड रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, वो भी एक बड़ा रीज़न था। भारत में सुरक्षा नीति घटक लिखिए। आपको पता है राइट कंपोनेंट्स ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटजी या फिर सुरक्षा क्या है? तो हम आपसे सही आंसर है सुरक्षा क्या है। तो आप सुरक्षा बारे में लिख सकते हैं सिक्योरिटी यानी फ्रीडम फ्रॉम डेंजरनेस और थ्रेट, है ना। तो ये हो गया। थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ना इसको लेके। नेक्स्ट दे रखा है व्हाट इज़ द सेक्रेड ग्रोव्स इन इंडिया, और एक दूसरा देखा आपको व्हाट इज़ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो देखो आपको पता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स मतलब वो जो सभी का हो, किसी एक का ना हो। यानी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? तो ग्लोबल कॉमन प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं जैसे कि आपका एयर स्काई हो गया है, आपका समुद्र सी शोर हो गया है और ग्लेशियर वगैरह हो गया। तो ये सब क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी है, ये समझ सकते हैं आप। राइट टू रीज़न फॉर इंडिया टू एक्सेप्ट ग्लोबलाइजेशन, आप लिख सकते हैं बड़े ग्लोबलाइजेशन के बारे में कि इंडिया ने क्यों एक्सेप्ट किया है। और राइट एनी टू रीज़न फॉर रेसिस्टेंस और ग्लोबलाइजेशन पे क्या प्रतिरोध है? 2 कारण बिल्कुल आप बता सकते हैं। बॉम्बे प्लान क्या था? आपको पता है बॉम्बे प्लान, बॉम्बे के कुछ जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जैसे कि टाटा है और बिरला है, इन लोगों ने 1942 में बनाया था। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कोई विशेषता बताइए। आपको पता है सेकंड 5 ईयर प्लान जो था पीसी महानोबिस मॉडल पर आधारित था और इन्होंने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर क्या किया था? फोकस किया था। कांग्रेस सिंडिकेट क्या था? कांग्रेस के वो लीडर, वो ग्रुप कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन का जो बहुत पावरफुल लीडर्स थे जिसमें घोष साहब थे, के कामराज थे। तो ये सारे वो कांग्रेस के बड़े बड़े सीनियर नेता थे जो ऑर्गेनाइजेशन से थे, उन्हें क्या बोला जाता है? कांग्रेस सिंडिकेट कहा जाता है।
व्हाट इज डिफेक्शन? डिफेक्शन क्या होता है? जब कोई पॉलिटिकल लीडर अपनी पार्टी चेंज कर लेता है, वन पार्टी टू अनदर पार्टी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं जैसे एमएलए एमपी, जब अपनी पार्टी बदल लेते हैं, जिस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े तो छोड़कर किसी अन्य पार्टी में चले जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? डिफेक्शन कहते हैं। आसियान संगठन के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो राइट द मेन ऑब्जेक्टिव आसियान का पता आपको क्या था? आसियान का इकोनॉमिकल वगैरह वगैरह जो भी है आपको अच्छे से याद है। एवल्यूट द मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ चाइनास 1962 अटैक ऑन इंडिया। चाइना ने भारत पर जो आक्रमण किया था उसके कारण क्या थे बताइए। तो अब देखो, एक सबसे बड़ा तो कारण था कि भारत ने जो दलाई लामा को तिब्बत का एनेक्शन किया था चीन ने, और दलाई लामा को भारत ने क्या दे दी थी? पॉलिटिकल राजनीतिक शरण दे दी थी, तो उसको लेकर प्रॉब्लम थी। और इसके बाद चाइना ने हमारे दो एरियाज़ जो थे लद्दाख और अक्साई चीन और नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है, तो वहाँ की कुछ एरिया पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। राइट द मेन रीज़न फॉर द इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज। अपोजिशन पार्टी का इमरजेंस क्यों हुआ ये तो पता है। उद्भव का मुख्य कारण था कि कहीं न कहीं लोकल लेवल पे बहुत सारे इश्यूज आए, उनको लेकर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी, तो ये सब आपको अच्छे से याद होगा। इसमें बताना है कि भाई अपोजिशन पार्टीज़ का उदय क्यों हुआ है, क्यों पार्टी बनी, छोटे छोटे जल जो अपोजिशन पार्टीज़ बनी थी क्यों कारण था। एक्सप्लेन द चेंजिंग मेथड ऑफ द वोटिंग फ्रॉम द फर्स्ट टू प्रेजेंट इलेक्शन ऑफ इंडिया। भारत के वोटर्स के मन में क्या बदलाव आया और वोटिंग का जो तरीका कैसे बदला है, ये आपको बताना है आम चुनाव में। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन, लॉजिक वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा। भारत की वजह के 3 कारण लिखिए। भारत का पार्टीशन क्यों हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो क्यों हुआ था, उसके बारे में बताना है। हैदराबाद भारत का हिस्सा कैसे बना, ये भी बताना है इस क्वेश्चन में आपको। हाउ डिड फ्रेंच स्टेट ऑफ हैदराबाद मर्ज विद इंडिया। तो देखो, पहले तो मर्ज नहीं हुआ था, बाद में आपको पता है कि हमने पुलिस एक्शन लिया और वो क्या बन गया? भारत का हिस्सा बन गया। थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करना है। राइट द रिजल्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। बताना है सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ? 1991 में हुआ था, अभी हम थोड़ा डिस्कस किया था। और राइट एनी 3 डिफेक्ट्स ऑफ सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम में कोई दो दोष, डिफेक्ट मतलब होता है कोई कारण, कमी जो थी वो बताना है। तो क्या कमी थी वो भी थोड़ा सा आपको बताना है। राइट अबाउट द सार्क ऑर्गेनाइजेशन। जो सार्क संगठन है उसके एम बताने, गोल्स बताने हैं कि क्या भाई क्या गोल्स है सार्क के। और नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सार्क कंट्रीज टू डेवलपमेंट ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया के डेवलपमेंट में सार्क कंट्री या देशों का क्या रोल है, ये आपको बताना है। पूर्वोत्तर की 4 प्रमुख क्षेत्रीय आकांक्षा बताइए। राइट एनी फॉर रीजनल एक्सप्रेशंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट की क्या है वो आपको बताना है कि भाई जो नॉर्थ ईस्ट राज्य भारत के, उनकी क्या एक्सप्रेशन है, रीजनल डिमांड क्या है उसके बारे में बताना है। और सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन ऑब्स्टेकल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देश के डेवलपमेंट में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है वो किस प्रकार का बाधक बनते हैं, अलगाववादी आंदोलन, तो स्वाभाविक रूप से बाधा बनते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। और देश के अलग अलग हिस्सों में कई प्रकार के सेपरेटिस्ट लोग जो देश से अलग उन्हें सब करना चाहते हैं, तो उनको हम सेपरेटिस्ट कहते हैं। चाहे नागालैंड की बात हो, चाहे फिर वो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे लोग थे जो इस प्रकार की बातें करते थे। ताशकंद समझौता एवं शिमला समझौता को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द ताशकंद एग्रीमेंट एंड शिमला एग्रीमेंट। तो ताशकंद एग्रीमेंट बता आपको 1965 का जो वॉर हुआ था उसके बाद 1966 में हुआ था। और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के बीच में ये ताशकंद में हुआ था, जो उस समय यूएसएसआर का हिस्सा था। और शिमला एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान के 1971 के वॉर के बाद इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच में हुआ था, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है राइट द मेन, उसका ऑप्शनल है। राइट द मेन पॉइंट्स ऑफ द डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के बीच में मनमुटाव का कोई कारण बताइए। तो देखो बहुत सारे कारण हैं। एक तो हमारा तीस्ता वाटर डिस्प्यूट है, भारत बांग्लादेश की बॉर्डर डिस्प्यूट है, इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेश घुसपैठिया है, वो एक बड़ा विवाद है, तब इनको सबको उसमें उल्लेख कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्य लिखिए। राइट फंक्शंस ऑफ इंटेलिजेंस होंगे, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, क्या करना है? पीस एंड स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो आप लिख सकते हैं इसमें। डिस्प्यूट को सेटल करना है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना है, तो सारे कारण हो सकते हैं। और मैं दे रखा आपको हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर देयर। एक्सप्लेन द सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र संघ उसके कितने महत्वपूर्ण अंग है और उसमें सुरक्षा परिषद को आपको समझाना है। तो आपको पता है 6 प्रमुख अंग थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, क्या क्या है? तो आपको पता है एक तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही है, दूसरा आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, फिर यूनाइटेड नेशन सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल है, फिर आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस है, फिर उसके अलावा आपका ट्रस्टशिप है। तो ये क्या है, सब उसके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। और इसमें जब हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसमें 10 परमानेंट और 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर होता है, तो ये सब आपको पता है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना था। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और आपने अपना दावा चेक कर ही लिया होगा कि क्लेम कर ही लिया होगा कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो आप ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा कि हमारे इतने नंबर आ रहे हैं और कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हो गया है ये भी बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।
ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर जरूर दबाइए।